दोस्तों मेरा नाम है देवेंद्र। आज के इस वीडियो में हम वैल्यू ऑफ सप्लाई के बारे में बात करेंगे। जीएसटी में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपको बता दो कि जीएसटी की हमने और भी बहुत सारी वीडियोस बना रखी है अपने चैनल पे। आपको बस प्लेलिस्ट में जाना है जीएसटी की। वो प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई का टॉपिक आज हम अच्छे से क्लियर करेंगे। देखो, टाइम ऑफ सप्लाई में क्या था कि जब आप ये चेक करते हो कि हमारा बेसिकली सप्लाई कब हुई है, जिससे आप ये निकाल सको कि जीएसटी कब लगाना है। वैल्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जीएसटी किस वैल्यू पे लगाना है, क्योंकि सप्लाई पे जीएसटी लगता है। तो कौन सी वैल्यू पे लगाना है, पहले समझते हैं कि पहले क्या होता था। पहले वाले रेजीम में क्या सिस्टम था। पहले जीएसटी जब नहीं था तो वैल्यू कैसे निकालते थे। बहुत सारे टैक्स थे। सबसे पहले टैक्स एक्साइज ड्यूटी लगता था एमआरपी पे, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। जब सामान बनता है उसका एमआरपी डिसाइड होता है, उस पर पहले एक्साइज ड्यूटी लगती थी। फिर जब सामान बिकता था स्टेट में तो वैट लगता था। हर स्टेट का अलग अलग वैट था, वैल्यू एडेड टैक्स। तो ये सेल वैल्यू पे लगता था। जिस भी आप स्टेट में सेल करोगे वहाँ पर आपको वैट देना पड़ेगा। और अगर वो सर्विस है तो साथ में वैट के साथ सर्विस टैक्स अलग लगेगा। तो इतने सारे टैक्स लगते थे, तब सामान की वैल्यू आती थी। फिर उस वैल्यू पे वो वैल्यू डिसाइड होती थी कि भाई अब ये सामान कितने का है, सामान कंज्यूमर को कितने का पड़ेगा। लेकिन जीएसटी के आने की वजह से अब वैल्यू कैसे निकाली जाती है, अब हम थोड़ा उसको समझते हैं। ठीक है, समझते हैं कि जीएसटी में वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई किस तरह से होता है। तो देखो, जीएसटी हमेशा ट्रांजैक्शन वैल्यू पे चार्ज होता है, ट्रांजैक्शन वैल्यू। अब ये ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या होती है? ट्रांजैक्शन वैल्यू का मतलब प्राइस एक्चुअली पेड फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विस। जितना प्राइस एक्चुअल में पे करना पड़ेगा, जो सामान आपने खरीदा है, गुड्स और सर्विस जो आपने खरीदी है, उस पर जो प्राइस आपको एक्चुअली पे करना पड़ेगा, चाहे होलसेलर को। बीच में सप्लाई चेन में जीएसटी लगता है, आपको पता है। होलसेलर पे भी लगता है, मतलब मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, इन पे जीएसटी लगता है ना। सबको पे करना पड़ेगा जीएसटी। तो बेसिकली इन सब पे जीएसटी लगता है। और एक्चुअल में पे कंज्यूमर करता है, क्योंकि ये तो इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लेते हैं। तो प्राइस जो भी एक्चुअल पे करना पड़ेगा, चाहे इसको चाहे इसको चाहे इसको चाहे इसको, उस पर जीएसटी लगेगा। अब देखो इसमें क्या क्या आता है, इट शैल इंक्लूड, क्या क्या आएगा इसमें। सबसे पहले कोई भी टैक्सेस, कोई भी ड्यूटीज़, कोई भी सेस, कोई भी चार्जेस किसी भी एक्ट में अगर उस सामान पर लगे हैं जीएसटी को छोड़ के सिर्फ, तो वो इंक्लूड आपने करना है। ठीक है, कोई भी टैक्स सामान पे अगर लगा, सेस लगा, कोई चार्जेस लगे, जीएसटी को छोड़ के वो इंक्लूड करना है सामान की वैल्यू निकालने के लिए, सप्लाई की वैल्यू निकालने के लिए। और अगर कोई जीएसटी कंपनसेशन सेस, जीएसटी कंपनसेशन सेस अगर वो इंक्लूड कर रखा है आपने, तो वो एक्सक्लूड कर देना है। अगर वो जीएसटी कंपनसेशन सेस सप्लायर ने सेपरेटली चार्ज करा था, मतलब रिसिप्ट सप्लायर ने सामने वाले से अलग से वो चार्ज करता कि आप जीएसटी कंपनसेशन सेस दो, और वो आपने सामान की वैल्यू में जोड़ दिया, तो वो आपको हटा देना है। जीएसटी वाला नहीं रहना कुछ भी टैक्स। उसके बाद क्या इंक्लूड करना है? कोई भी अमाउंट दैट सप्लायर इज़ लायबल टू पे, कोई भी अमाउंट जो सप्लायर को पे करनी पड़ेगी, इंकर्ड बाय द रेसिप्टेंट, जो रेसिप्टेंट ने पैसा, रेसिप्टेंट की वजह से हुआ। मतलब कि मान लो कि रेसिप्टेंट ने अपनी तरफ से कोई पैसा खर्चा कर दिया जो कि सप्लायर को करना था, तो वो सप्लायर को पे करना पड़ेगा। को मान लो 50,000 रुपये का होलसेलर ने कोई ऐसा खर्चा कर दिया जो कि सप्लायर को करना था, तो सप्लायर को वो वैल्यू इंक्लूड करनी है। ठीक है, और वो प्राइस में अगर इंक्लूड नहीं हो रखी थी तो वो इंक्लूड करनी है। उसके बाद कोई भी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस अगर आपने करी, इंसिडेंटल का मतलब अचानक से हो गए, मतलब अचानक इंसिडेंटल, जैसे पैकिंग, कमीशन, ये सब खर्चे भी इंक्लूड करने होते हैं सामान की वैल्यू जोड़ने में। कोई सब्सिडी है, सब्सिडी भी इंक्लूड करनी है। सब्सिडी कोई भी सप्लाई से जुड़ी हुई है, सिर्फ गवर्नमेंट सब्सिडी को हटा दो। गवर्नमेंट सब्सिडी आपको मिली है वो इंक्लूड नहीं करनी, लेकिन वैसे कोई सब्सिडी मिली है वो इंक्लूड करनी पड़ेगी। कोई भी इंटरेस्ट, लेट फ़ी या पेनल्टी आपके ऊपर लगी तो भैया वो सामान की वैल्यू में जोड़नी है।
क्योंकि आपने अगर मान लो कोई डिलेड पेमेंट करी थी कंसिडरेशन की, तो आपको कोई आपके ऊपर इंटरेस्ट लग गया, आपकी पेनल्टी लग गई, कोई लेट फी, वो सब सामान की वैल्यू छोड़ना है, ठीक है। कोई आप सामान की वैल्यू निकालने के लिए आपने कोई पेमेंट करनी थी किसी को और लेट कर दी, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट लग गया आपको, तो वो सब जोड़ना है। तो इंटरेस्ट जोड़ना है, सब्सिडी जोड़नी है, पैकिंग कमीशन वगैरह, कोई सप्लायर को पैसा पे करना था वो भी जोड़ना है, टैक्सेस, कोई जीएसटी को छोड़ के कोई और टैक्स लगा सामान पे वो भी जोड़ना है। अब इसको एक एग्जांपल तो समझते हैं, तब थोड़ा बेटर समझ में आएगा। मान लेते हैं कि एक राहुल और ब्रदर्स है, एक मैन्युफैक्चरर है जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर बेचने का काम करता है, जैसे कि माउस, कीबोर्ड। उसने एक माउस बेचा XYZ होलसेलर, उसका MRP 5500 था, लेकिन उसने 3000 का बेचा है। अब स्टार्टिंग हमने क्या लिखा था कि वैल्यू सप्लाई बेसिकली कैसे निकालते हैं, जो ट्रांजैक्शन वैल्यू होती है, यानी कि सामान कितने का बिका, कितना प्राइस एक्चुअल में पे करेगा सामने वाला। तो 5500 का भले ही MRP हो, लेकिन प्राइस एक्चुअल में कितना पे करेगा, 3000। तो हमें प्राइस कितना एक्चुअल में पे करेगा हमें वो देखना है। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, ट्रांजैक्शन वैल्यू, मतलब कि जो 3000 रुपये, क्योंकि सामने वाला 3000 पे करेगा, तो 3000 रुपये GST लगेगा 3000 रुपये। तो CGST SGST मानो 9% है, 3000 रुपये 9%, 270। तो सामान 3540 का होलसेलर खरीदेगा। समझ रही बात। तो GST ट्रांजैक्शन वैल्यू लगता है। कुछ और इसकी अब बात करते हैं थोड़ा सा। अब हम बात करते हैं कि जैसे कि अगर कोई हम डिस्काउंटेड सप्लाई कर रहे हैं, यानी कि हमने कोई सप्लाई करी लेकिन साथ में डिस्काउंट दे दिया, तो उस केस में कैसे निकाल लेती है वैल्यू सप्लाई। सेक्शन 15 सब सेक्शन 3 में बता रखा है कि अगर कोई आइटम डिस्काउंट सेल करी, चाहे डिस्काउंट सप्लाई के पहले दिया हो या बाद में दिया हो, उससे मतलब नहीं है, आपको डिस्काउंट हटाना है। वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे डालनी है, ओरिजिनल वैल्यू जो थी सामान की उसमें डिस्काउंट माइनस कर देना है, तब वो वैल्यू सप्लाई मानी जाएगी, वरना नहीं मानी जाएगी। ठीक है, डिस्काउंट हटाना है, चाहे डिस्काउंट सप्लाई से पहले दिया हो या बाद में दिया हो, उससे मतलब नहीं है। उसके बाद सेक्शन 15 सब सेक्शन 4, इसमें क्या कह रखा है, इसमें ये कह रखा है सबसे पहले कि अगर कोई आपने सप्लाई करी लेकिन वो मनी में नहीं है, मतलब सामने वाला पैसा नहीं पे करेगा, उसका नॉट होली इन मनी, पैसा नॉन कैश ट्रांजेक्शन है, तब कैसे निकाली जाएगी, तब उसकी ओपन मार्केट वैल्यू देखी जाएगी, यानी कि वो सप्लाई की मार्केट में वैल्यू क्या चल रही है, जो आपने सामान बेचा उसकी मार्केट में क्या वैल्यू चल रही है वो देखा जाएगा। क्योंकि अगर उसका पैसा नहीं पे करे, क्योंकि सब वैल्यू सप्लाई मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया, किस पे रखता है, ट्रांजैक्शन वैल्यू पे। अब अगर ट्रांजैक्शन वैल्यू ही डिसाइड नहीं हुई कि आपको पैसा कितना पे करना है सामान का, तो फिर आपको ओपन मार्केट वैल्यू देखी जानी पड़ेगी। अगर ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल ही ना हो तो क्या करें, तो आपको क्या करना है, जो आपने टोटल कंसिडरेशन अगर मनी में पे करा था, मान लो आपने 5000 का सामान था, 2000 तो पे कर दिए थे, तो वो तो जोड़ो, और जो नहीं पे करा तो उसका क्या करो, एनी सच फर्दर अमाउंट इन मनी एज इक्विवेलेंट टू कंसिडरेशन, उसके जैसे ही कंसिडरेशन कोई मान लो जो मनी के टर्म्स में हो सकता है, इफ़ सच अमाउंट इज़ नॉन एट टाइम, अगर वो टाइम ऑफ सप्लाई, जब सप्लाई हुई थी उस समय अगर आपको समझ में आता है कि हाँ उस समय सामान की वैल्यू कंसिडरेशन कितनी होनी चाहिए, अगर आपको उस समय समझ में आ गया था, तो फिर आपकी वही वैल्यू सप्लाई हो जाएगी। मतलब जब सामान टाइम ऑफ सप्लाई हुआ था तब उस समय देख लो कि उसके इक्विवेलेंट कितनी कंसिडरेशन हो सकती है। मान लो आपने 5000 का सामान बेचा, बट उसमें से 2000 तो पे कर दिए, बाकी 3000 पे नहीं करा, तो उसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये चेक कर लो कि टाइम ऑफ सप्लाई के दौरान उस समय इस सामान जो 3000 का सामान अपन 3000 का पेमेंट नहीं करी, उसकी उस समय वैल्यू, उस समय किसकी उस समय कितनी कंसिडरेशन बनती थी जब आपने ये 2000 रुपये पे करे थे, साथ में 3000 ही कंसिडरेशन अगर बनती थी तो 3000 रुपये जोड़ दो। अगर आपको लगता है कि ज़्यादा बनती थी उस समय कंसिडरेशन तो ज़्यादा जोड़ दो। अगर ये भी नहीं सिस्टम चल पा रहा आपका, अगर वैल्यू ऑफ सप्लाई ऐसे भी डिटरमाइन नहीं कर पा रहे, आपको पता ही नहीं टाइम ऑफ सप्लाई के दौरान कितनी कंसिडरेशन बनती थी, तो आपको क्या करना है, तो आपको उस सामान के जैसा कोई और सामान मार्केट में देख लो, वो कितना बिकता है, कितने का होता है, वही वैल्यू ऑफ सप्लाई बना दो, उसके जैसा कोई क्वालिटी, उसके जैसा क्वालिटी सामान। अगर फिर भी नहीं कर पा रहे
मान लो सामान ही आपका ऐसा है नहीं, मेन मार्केट में नहीं मिल पा रहा, तो फिर आपको एप्लीकेशन देनी है रूल 30 और रूल 31 में उस ऑर्डर में, और वो फिर वैल्यू ऑफ सप्लाई निकाल के बता देंगे भाई कितनी होनी चाहिए। समझ आ रही बात? तो ये कुछ रूल पता होना चाहिए। चलिए अब एक और देखते हैं। अब हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई एक और समझते हैं कि अगर वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालनी है, आप जो सप्लाई कर रहे हो वो किसी रिलेटेड पर्सन के थ्रू कर रहे हो या फिर कोई डिस्टिंक्ट पर्सन के थ्रू कर रहे हो, अगर आप सप्लाई एजेंट को छोड़ दो अदर देन एजेंट, तो कैसे निकलती है वैल्यू ऑफ सप्लाई? तो फिर वही आपको देखना है ओपन मार्केट वैल्यू चेक कर लो, सामान की ओपन मार्केट वैल्यू कितनी है। अगर वो नहीं मिल पा रही तो उसके जैसा कोई काइंड और क्वालिटी का अगर आप सामान बेचते हो तो वही वैल्यू आप ले लो, वैल्यू ऑफ सप्लाई मान लो उसकी। अगर वो भी नहीं कर पा रहे तो फिर रूल 30 और रूल 31 में जाओ, एप्लीकेशन लिखो। अगर वो सामान जो आप सप्लाई करते हो वो सामने वाला किसी और को सप्लाई करता है, फर्दर सप्लाई के लिए है रेसिप्टेंट के द्वारा, तो फिर एक सप्लायर के पास एक ऑप्शन है, वो ये है कि 90% आप प्राइस ले लो उस सामान का जो कि आप उसके जैसा ही सामान किसी और कस्टमर को बेचते हो। मतलब आप मान लो कि आप कोई हार्डवेयर माउस बेचते हो, अब माउस बेचते हो लेकिन सामने वाला तो प्राइस दे नहीं रहा, आप कोई सामान किसी और के थ्रू बिकवा रहे हो। 90% आप चेक कर लो कि वो माउस जितना का प्राइस माउस का है किसी और को बेचते हो। जब आप मान लो 4000 का माउस किसी और को बेचते हो लेकिन उस कस्टमर को 6000 का बेच रहे हो, तो जो किसी और को बेचते हो उसका प्राइस का 90% ले लो, वही वैल्यू ऑफ सप्लाई मान सकते हो आप। लेकिन तब करना है वो जब रेसिप्टेंट जो सामने वाला है वो आगे किसी और को सप्लाई करने वाला है फर्दर सप्लाई के लिए, तब आप ये ऑप्शन है आपके पास, वरना आपके पास ये है। और अगर आप एजेंट के थ्रू बिकवाना चाहते हो, आप एक एजेंट के थ्रू बिकवाते हो, तो फिर ओपन मार्केट वैल्यू दे दो। अगर वो नहीं मिल पा रही तो फिर वही आपके पास ऑप्शन है 90% प्राइस चार्ज कर लो, जो कि उसके जैसा ही सामान किसी और को जो बेचते हो उसका 90% लेके अपने सामान वैल्यू ऑफ सप्लाई मान सकते हो। नहीं कर पा रहे वो भी, तो भैया रूल 30 और 31 में एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी। अब ये समस्या रूल 30 और 31 में एप्लीकेशन लिख के होता क्या है, चलिए अब उसकी बात करते हैं। जैसे रूल 30, सबसे पहले आपको रूल 30 में अप्लाई करना पड़ता है। उस पर क्या कह रहा है कि कॉस्ट वैल्यू पे आपकी वैल्यू सप्लाई देख सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा वैल्यू सप्लाई कैसे निकाले, तो रूल 30 में जाओ, ऑन कॉस्ट, उसमें कैसे करना है, जो भी आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है या मैन्युफैक्चरर ने सामान कितने का बनाया, मैन्युफैक्चर कितने का किया, या फिर सर्विस, अगर आपकी सर्विस थी तो सर्विस पीछे से सर्विस लेने की कितनी कॉस्ट है आपकी, वो कॉस्ट देखो सामान बनाना या सर्विस को देने की, उसका 110% कर दो, वही वैल्यू ऑफ सप्लाई है। यानी कि हम ये मान लेंगे कि 10% प्रॉफिट पे आप बेचते हो तो 110% वैल्यू निकाल लो उसका। अगर आप 4000 का सामान बनाते हो तो 4000 का 110% तो 4400 का वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगी। अगर यहाँ से भी आपका नहीं निकल पा रहा तो लास्ट ऑप्शन रूल 31 है। रूल 31 क्या कहता है, रेजिडुअल मेथड है कि वो अपने आप देख लेंगे, भाई जीएसटी वाले अपने आप देख लेंगे ऑन द रीज़नेबल मीन्स, रीज़नेबल मतलब अपने आप देख लेंगे कि भाई सेक्शन 15 के हिसाब से, सेक्शन 15 इसी का है वैल्यू सप्लाई का, कि सेक्शन 15 के हिसाब से उसके प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग कितनी वैल्यू सप्लाई होनी चाहिए, अपने आप जजमेंट ले लेंगे वो। तो लास्ट में तो यही तरीका बचता है ना, तो लास्ट में यही होगा। लेकिन अगर आप सप्लाई और सर्विस करते हो तो आप सीधा डायरेक्ट रूल 31 में जा सकते हो यहाँ पर। मतलब पहले वैसे रूल 30 में जाना पड़ता है वैल्यू सप्लाई निकालने के लिए, लेकिन अगर आप सर्विस बेचते हो तो आप सीधा यहाँ जा सकते हो। अब बात करते हैं, अगर आप लॉटरी की बात करो, वैल्यू ऑफ सप्लाई लॉटरी की निकालनी है, बैटिंग, गैम्बलिंग, हॉर्स रेसिंग जो होती है उसमें वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे निकालते हैं। तो अगर ये जो हॉर्स रेसिंग है, लॉटरी वगैरह, स्टेट गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज्ड है, वो रन कर रहे हैं, तो उसमें कैसे वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हायर ऑफ द फॉलोइंग, जो भी फेस वैल्यू ऑफ टिकट, अगर हमने लॉटरी की टिकट खरीदी, मान लो आपने लॉटरी की टिकट खरीदी 1.5 लाख की, तो 1.5 लाख का 100/128 निकाल लो, वो वैल्यू सप्लाई हो जाएगी, उस पर टैक्स लगाया नहीं है। अगर ये नहीं पता वैल्यू टिकट कितने की है तो क्या करो, जो भी प्राइस जो स्टेट ऑर्गेनाइजिंग स्टेट है, यानी कि जो हॉर्स रेसिंग करा रही है या जो भी बैटिंग वगैरह करा रही है, उसमें उसके हिसाब से उनके ऑफिशियल गैजेट में कितना प्राइस मेंशन कर रखा है हॉर्स रेस का, वो प्राइस लो, उसका 100/128 निकालो, आपको समझ में आ जाएगा वैल्यू सप्लाई।
एक्शनेबल क्लेम की वैल्यू सप्लाई कैसे निकालते हैं? मान लो आपने हॉर्स रेस जीत रही, उसका क्लेम मिल रहा है, तो उसमें आपका 100% ऑफ द फेस वैल्यू, जितना भी आपको बेट से 100% जो पैसा मिला वो 100% ही वैल्यू सप्लाई हो जाएगा। या फिर जो भी आपने टोटलाइजेटर, यानी कि जो भी उसको पे किया टोटलाइजेटर को, जो भी जो बेसिकली जो बंदा हॉर्सेस करवा रहा है, जो पैसा देगा, जो भी एक्शनेबल क्लेम उसको मिला, वो उसका 100% ही फेस वैल्यू, 100% ही वैल्यू सब। मान लो 1 लाख रुपए मिला हॉर्स रेस करवाने का, तो 1 लाख रुपए अगर मिला आपको, तो 1 लाख रुपए ही आपकी वैल्यू सप्लाई है। ठीक है, ये तो है खरीदी, टिकट खरीदी हॉर्स रेस को आप देखने के लिए, या हॉर्स रेस बेसिकली वहाँ पर जाने के लिए। ठीक है, वो जो टिकट खरीदी है उसकी बात यहाँ कर रहे थे। लेकिन ये बात है कि जो बेसिकली बंदे को पैसा मिल रहा है, यानी कि जो हॉर्स रेस करवा रहा है टोटलाइजेटर, उसकी बात कर रहे थे यहाँ पर। ठीक है, बेसिकली टोटलाइजेटर बेसिकली क्या होता है कि एक सिस्टम है जिसमें आपका निकाला जाता है कि आपका विनिंग शेयर कितना बन रहा है। तो आप ये समझ लो कि वही विनिंग जो आपने जीता बैट से, उसकी बेसिकली आपको क्या करना है, बेसिकली 100% फेस वैल्यू देखनी है। जो भी आपको पैसा 1 लाख मिला, 1 लाख का वही वैल्यू सप्लाई हो जाएगी। लेकिन जो आपने टिकट खरीदी फेस वैल्यू, वो बेसिकली उसकी वैल्यू ऐसे निकाली। समझा रही बात? चलिए हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। सेक्शन 15 सबसेक्शन 5 की, उसमें क्या कर रखा है, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। अगर आप सर्विस सप्लाई कर रहे हो, फॉरेन करेंसी खरीदने बेचने वाली, आप फॉरेन करेंसी खरीदवाते हो, बिकवाते हो, वो उसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे निकालते हैं? तो उसमें क्या रखा है कि अगर आप एक्सचेंज रेट, मतलब आप क्या करते हो, कोई फॉरेन करेंसी है, मान लो डॉलर है, डॉलर को रुपीज़ में कन्वर्ट करते हो, या रुपीज़ को डॉलर में कन्वर्ट करने का काम करते हो, उस केस में वैल्यू निकालने का तरीका यह है कि आप पहले बाइंग रेट और सेलिंग मतलब आप क्या कर लो, बाइंग रेट और सेलिंग रेट देख लो कि मान लो आप डॉलर को रुपीज़ में कन्वर्ट करते हो, तो डॉलर और रुपीज़ में आपने देखा कि $1 अभी 82 रुपीज़ का चल रहा है। ये हो गया बाइंग रेट या सेलिंग रेट। फिर आप देख लो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेफरेंस रेट क्या दे रखा है, और उसको मल्टीप्लाई कर दो कि कितनी करेंसी खरीदी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी अपने नोटिफाई करते हैं रेफरेंस रेट, कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या रखा है, रेफरेंस रेट है मान लो 70, तो आपका जो डिफरेंस आ जाएगा वो 12 रुपये आ जाएगा, तो यही वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो यानी कि आप 12 रुपये लोगे, 12 रुपये में GST लगेगा आपकी सर्विस पे। अगर रेफरेंस रेट ना हो तो क्या करें? तो आपको ये करना है कि आपने ग्रॉस अमाउंट देनी है इंडियन रुपीज़, और रिसीव बाय पर्सन चेंजिंग टाइम मनी, जो भी उसे पैसा मिलेगा जिस भी फॉर्म में, इंडियन रुपी में, या फिर जो भी पर्सन है उसे जो भी जिस फॉर्म में पैसा मिलेगा उसका 1% दे लो, वही रेफरेंस रेट हो जाएगा। मान लो वो लेगा इंडियन रुपये में पैसा 82 रुपीज़ का, 82 रुपीज़ का 1% दे लो। ग्रॉस अमाउंट लिखा ना, ग्रॉस अमाउंट ऑफ इंडियन रुपीज़, जो भी, और द पर्सन रिसीव बाय द पर्सन चेंजिंग द मनी। ठीक है, मतलब जो भी उसे जितना भी पैसा मिलेगा इंडियन रुपीज़ में, किसकी बात कर रहे हैं, जो पैसा चेंज करवा रहा है, यानी कि जो बंदा सर्विस सप्लाई कर रहा है और उसे मिलेगा इंडियन रुपये में मान लो 2000 रुपये उस चीज़ के, तो 2000 का 1% देख लो, 20 रुपये की रेफरेंस रेट हो गया। समझ लो, जितना भी पैसा उसे मिलेगा सर्विस देने के लिए, उसका इंडियन रुपये जो भी उसको पैसा मिलेगा उसका 1% देख लो। अगर आप वैल्यू सप्लाई निकालनी है ट्रैवल बुकिंग की, मान होता है ना, जैसे कि आप बुकिंग कर रहे हो, जो बंदा बुकिंग करवा रहा है ट्रैवल एजेंट फ़्लाइट की, उसमें वैल्यू सप्लाई देखो कैसे निकालते हैं। अगर वो डोमेस्टिक बुकिंग करवा रहा है तो वो बेसिक फेयर जो भी आपको जो भी बेसिक फेयर है उस ट्रैवल बुकिंग का, उसका 5% वैल्यू सप्लाई माना जाएगा। हमने 1 लाख की बुकिंग करी, 1 लाख की टिकट है, 1 लाख का 5% वैल्यू सप्लाई। अगर इंटरनेशनल बुकिंग है तो 1 लाख का 10% हो जाएगा वैल्यू सप्लाई। समझ रहे हो, ये चीज़ आपको ध्यान से करनी है। जैसे कि मान लो आप सप्लाई और सर्विस करते हो, लेकिन अब लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस है आपका। पहले तो फ्लाइट वाला समझा हमने, अब लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस है, तो उस केस में वैल्यू सप्लाई कैसे निकाली जाएगी आपकी, कि आप ये देख लो कि आपने ग्रॉस प्रीमियम चार्ज कितना किया पॉलिसी से। होता है ना कुछ वैसे पॉलिसी होता है कि एक साथ प्रीमियम ले लिया जाता है, तो वो देख लो कितना लिया और माइनस कर दो उसमें से जो भी आपने अमाउंट इन्वेस्टमेंट के लिए डाल दी उस प्रीमियम में से, सेविंग में डाल दी, पॉलिसी होल्डर के बिहाफ पे, पॉलिसी होल्डर ने कहा था ये आपको डालना है, तो अगर आपने वो डाल दी वो माइनस कर दो, तो वही आपकी वैल्यू सप्लाई, उसी पे टैक्स लगेगा आपके ऊपर।
लेकिन अगर आप सिंगल प्रीमियम चार्ज करते हो, एन्युटी पॉलिसी है, हर साल प्रीमियम देते हो, तो आप 10% सिंगल प्रीमियम जो चार्ज करते हो उसका आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई माना जाएगा। लेकिन अगर बाकी केसेस हैं इनको छोड़ के, तो आपकी पहले साल के प्रीमियम पे 25% लगेगा, वैल्यू सप्लाई 25% मान ली जाएगी, और बाकी के जिस सब्सिक्वेंट ईयर पे आपकी 12.5% प्रीमियम चार्ज जो आपने किया है वही आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई मानी गई। मतलब आपने 1 लाख का अपने प्रीमियम आपको मिला एक पहले साल, तो 25% आपकी वैल्यू सप्लाई, अगले साल 12.5%, उससे अगले साल 12.5%, समझ रहे हो। उसके बाद अगर आपकी सेकेंड हैंड गुड्स की वैल्यू ऑफ सप्लाई, मतलब वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन रिलेशन टू अगर आपके सेकेंड हैंड गुड्स आप खरीदते बेचते हो उसकी आप कोई सर्विस सप्लाई कर रहे हो, तो उसमें वैल्यू सप्लाई कैसे निकालनी है। देखो सिंपल है, वैल्यू सप्लाई कैसे निकालनी है। जो भी आपने गुड्स सप्लाई किया और जितने का पीछे से आपने ख़रीदा था, सेकेंड हैंड गुड्स क्या होता है, आपने पीछे से ख़रीदा और आगे बेच रहे हो, या आप सर्विस सप्लाई कर रहे हो। लेकिन तो आपने पीछे से ख़रीदा, मान लो आपने ख़रीदा 2 लाख का, आगे बेचा 5 लाख का, तो 3 लाख का मार्जिन था आपका, तो वही आपका मार्जिन वैल्यू सप्लाई होता है। तो ये मार्जिन की बात कर रहे हैं, जितना आपने मार्जिन पे बेचते हो वही आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई है। इसको यही तो बोलते हैं रीसेल का बिजनेस है एक तरह का आपका। लेकिन अगर आपका मार्जिन ही नहीं हो कोई सामान पे, आप 1 लाख का खरीदो 1 लाख का बेच रहे हो, तो उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि जीएसटी मार्जिन में लगता है। लेकिन मान लेते हैं कि कुछ आपने अपनी वैल्यू में आपने कोई सामान खरीदा पीछे से, उस पर आपने कुछ रिपेयर कराया, कुछ रीफर्बिशिंग कराई। जैसे मान लो आप मोबाइल रिपेयरिंग का काम है, आपने रिपेयरिंग कराई, अच्छे से पूरा मोबाइल नया बना दिया, रिकंडीशन कर दी, फिर आप सामान बेच रहे हो, तो उसको अपने मार्जिन में भी इंक्लूड करना है, तब वैल्यू सप्लाई मानी जाएगी। आपने 1 लाख का खरीदा, ठीक है, 20,000 रुपये आपने फर्निशिंग पे ऐड किया, तो फिर 20,000 रुपये जो आपने फर्निशिंग में ऐड किया वो 20,000 रुपये अपने मार्जिन पे जोड़ना है। मान लो आपका मार्जिन 1 लाख का था, तो 1 लाख में 20,000 जोड़ना है। और इसमें एक और चीज़, अगर कोई मान लो अनरजिस्टर्ड डीलर सेकेंड हैंड गुड सप्लाई कर रहा है रजिस्टर्ड डीलर पे, ठीक है, मतलब अनरजिस्टर्ड डीलर से आपने कोई सामान खरीदा, आपके पास जीएसटी का लाइसेंस था, आपने सामान खरीदा इंटर स्टेट यानी कि स्टेट के बाहर से, और आपका बिजनेस है सेकेंड हैंड गुड सप्लाई खरीदना बेचना, तो आपने जो पीछे से अनरजिस्टर्ड डीलर से सामान खरीदा है सेकेंड हैंड गुड्स बेचने खरीदने के लिए, तो उस पर आपको IGST एग्जम्प्ट हो जाएगा, नहीं देना, क्योंकि IGST लगता है, वैसे आपको पता है अगर दूसरी स्टेट से माल खरीदो। लेकिन अगर आपको सामान सेकेंड हैंड गुड्स खरीदना बेचना है तो आप पे IGST नहीं लगेगा, ठीक है, ये वाले गुड्स पे खाली, जो सेकेंड हैंड गुड्स आपने किसी खरीदे, ठीक है। चलिए लास्ट देखते हैं, चलिए लास्ट में देखते हैं कि मान लो कोई आपको वाउचर मिला, एक वाउचर, एक टोकन मिला या कूपन मिला। ऐसा होता है ना कि अब हम अमेज़ोन में सामान खरीदा, वाउचर मिलता है, कूपन मिलता है, माई जियो पे निकलता है। तो अगर आपको कूपन मिला है, कोई वाउचर मिला है, उसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे देखी जाएगी, वो कूपन का प्राइस कितने का है, वो वैल्यू ऑफ सप्लाई उसकी कैसे देखी जाएगी, उसका GST लगेगा नहीं लगेगा। देखो अगर उस कूपन से आपको कोई सामान या सर्विस मिलने वाली है तो ज़रूर उस पर GST लगेगा। कैसे निकाला जाएगा, जो भी सामान या सर्विस उससे रिडीम होगी, यानी कि मान लो उस कूपन है, उस कूपन से आप 50,000 रुपये का सामान रिडीम कर सकते हो, तो जो भी उसकी 50,000 रुपये का है वही वैल्यू सप्लाई उसकी, यानी कि जो भी मनी वैल्यू होगी सामान या सर्विस जो भी उससे रिडीम होने वाली है वो ही वैल्यू सप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वैल्यू सप्लाई का पूरा टॉपिक अच्छे समझ में आएगा। मैंने पूरा डिटेल में, थोड़ी वीडियो लंबी होगी, लेकिन मैं चाहता था पूरा डिटेल में आपको पता चले कि एक एक चीज़ जो क्या क्या लिखा हुआ है सेक्शन में वो सब आपको पता होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर जरूर कर देना जिनको अच्छे समझ नहीं आता है। थैंक यू सो मच।